गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफिसर्स। हम अपना चैप्टर 2 रीड करेंगे, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज, मीन्स व्यापार से क्षेत्रों पर अधिकार करने का जो भी जर्नी रही है ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स की, उसके बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखिए। 1707 में सबसे अंतिम जो मुग़ल राजा था औरंगज़ेब, वो मर गया। उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे पावरफुल जो मुग़ल गवर्नर्स थे, जिनको सूबेदार और ज़मींदार कहते थे, उन्होंने अपनी शक्ति असर्टिंग जोर देना बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में अपने छोटे छोटे जो शक्तिशाली राज्य हैं उनका उदय करना शुरू कर दिया। पावर ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की जो शक्ति थी, वो धीरे धीरे कम होने लग गई और अब इसका कुछ ज़्यादा विशेष शक्तिशाली आधिकारिक केंद्र नहीं बचे थे। ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन ऑफ इंडिया, भारत के राजनीतिक क्षितिज पर या फिर भारत की राजनीति में न्यू पावर, एक नई पावर आ रही थी 18वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, और ये अंग्रेज़ थे जो मूल रूप से भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी जो राजनीतिक शक्ति है उसको हथिया लिया। मर्केंटलिज्म या फिर वाणिज्यवाद या फिर व्यापारवाद। जो व्यापारवाद का जो आइडिया है वो मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है कि जो एक बिजनेस एंटरप्राइज है या फिर एक जो व्यापारी है या फिर जो उद्यमी है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, व्यापार के द्वारा ट्रेड चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा वो कमा सकेंगे, उसके लिए उनको क्या करना होगा, उससे पहले उसको सस्ती चीज़ें महंगे दामों पर बेचनी होंगी, इससे उनका लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इस तरह दिस वॉज ओनली पॉसिबल बाय प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट अगेंस्ट द कंपटीशन, और ऐसा केवल वो जो प्रतियोगिता है उसको ख़त्म करके कर सकते थे। मींस वो बाज़ार में कोई और उनका प्रतियोगी ही नहीं रहेगा तो वो इस तरह से लाभ कमा पाएंगे। इस नीति के अनुसार एक जो व्यापारिक कंपनी थी उसने अपनी सरकार की मदद मांगी और उसको संरक्षात्मक या फिर जो प्रोटेक्टिव टैरिफ्स हैं वो दिए गए, जिसका मुख्य मतलब था व्यापार को बढ़ावा देना और इंपोर्ट पर, आयात पर, निर्यात को बढ़ावा देना, और जो आयात है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, बाधाएं लगाना। ज़्यादातर जो वेस्टर्न यूरोप के जो ज़्यादातर स्टेट थे वो इस नीति से, मर्केंटलिज्म की नीति से काफ़ी प्रभावित हुए 1600 से लेकर 1800 तक के बीच में। मर्केंटलिज्म को समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो मर्केंटलिज्म का मुख्य मोटो है व्यापारवाद, मीन्स केवल लाभ कमाना। ठीक है, जो मर्केंटलिज्म है उसको मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर माना जाता है, या फिर भारत में जो उपनिवेशवाद की स्थापना हुई है और उनको बढ़ावा मिला है, उसका सबसे प्रमुख कारण माना जाता है मर्केंटलिज्म को। ये एक मैप दिखा रखा है बेटा, मैप में रूट दिखा रखे हैं केप ऑफ गुड होप रूट के द्वारा। ये रूट है, हमने 7th में भी पढ़ा था, जो आपके मेजर वाटरवेज में से कि केप ऑफ गुड होप रूट के थ्रू यहाँ से और यहाँ से होते हुए जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भारत में आते थे, व्यापार करते थे और वापस इन्हीं रास्तों से होते हुए वो जो भारत से रिसोर्सेज थे उनको कहाँ लेकर जाते थे, अपने देश में लेकर जाते थे। डू यू नो का सेक्शन देखिए बेटा, पोर्तुगीज़, यस ये पोर्तुगीज़ रूट है स्पेशली, आई थिंक। वैसे ब्रिटिशर्स भी तो आगे होके यहीं से आते थे ना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कुछ कंपनीज़ के बारे में। पहली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ I ने एक चार्टर पास किया ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मतलब अगले 15 सालों तक जो पूर्व के देश हैं, मीन स्पेशली ये जो देश है, मीन भारत के कंसेप्ट में बात हो रही है, केवल व्यापार का एकाधिकार रहेगा। उनके अलावा उसका ये मतलब था कि कोई और व्यापारिक कंपनी, इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी यहाँ के मतलब भारत में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकती या फिर व्यापार नहीं कर सकती। ये एक निजी कंपनी थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इसका कंट्रोल चलाया जाता था। पहला इसका व्यापारिक डिपो, जिसको फैक्ट्री कहा जाता था, उसकी स्थापना सूरत में हुई 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में। मुग़ल सम्राट जहांगीर ने इनको
अपने क्षेत्रों में और अधिक फैक्ट्रियां स्थापित करने की परमिशन है, आज्ञा दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ने अपने 2 जगहों पर मुख्य फैक्ट्री की स्थापना की। पश्चिमी कोस्ट, वेस्ट कोस्ट पर सूरत और ईस्ट कोस्ट पर हुगली, जो वेस्ट बंगाल में है। और थोड़े ही समय में उन्होंने जो भारतीय प्रायद्वीपीय हिस्सा है उसमें बहुत सारे अपने केंद्र स्थापित कर लिया, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो केंद्र बन गए, जहाँ पर मसाले, कॉटन, कच्चा सिल्क, चीनी, सालपेट्रे या फिर जिसको हम शोरा कहते हैं, कपड़े, नील, ये सब का व्यापार किया जाता था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने बंगाल के चंदन नगर, केरला के माहे, कारिकल, पांडिचेरी की स्थापना की ईस्ट कोस्ट पे, और मॉरिशस में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की इंडियन ओशन में 1664 में। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कानूनी रूप से एक गवर्नमेंट सरकारी नियंत्रित कंपनी थी, ठीक है, एक बिजनेस वेंचर थी या फिर एक उद्यमी कंपनी थी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था और मुख्य रूप से ये अपने फंड के लिए, पैसों के लिए फ्रांस की सरकार पर डिपेंड करती थी। और भारत में जो फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार में मुख्य भूमिका निभाई डुप्लिक्स में, जो एक फ्रांस गवर्नर जनरल था पौंडीचेरी या फिर मॉडर्न पुडुचेरी में। एंग्लो फ्रांच राइवलरी या फिर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच के युद्ध, कर्नाटिक वॉर्स। 18वीं सेंचुरी में 3 वॉर या 3 युद्ध लड़े गए फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में। तमिलनाडु की जो तटीय रेखा है, जिसमें आधुनिक कर्नाटक का हिस्सा भी आता है, उस पर अधिकार करने के लिए ये जो वार थे, इनको कर्नाटिक वॉर्स का नाम दिया गया। जो कर्नाटक का जो क्षेत्र था वो हैदराबाद के निज़ाम के अधीन आता था। जो पारंपरिक या फिर जो पुरानी दुश्मनी थी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, वो मुख्य कारण बनी भारत में जो कर्नाटक के युद्ध हुए थे 1744 से लेकर 63 के बीच में, उनके लिए पहला कर्नाटिक वार जो लड़ा गया 1746 से 48 के बीच में, जब जो फ्रांस के जो गवर्नर डुप्लिक्स ने मद्रास पर अधिकार कर लिया, जो कि अंग्रेज़ों के अधीन था। हालांकि जो मद्रास था वापस अंग्रेज़ों को दे दिया गया और इस तरह यूरोप में भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों और ब्रिटेन के बीच में शांति की स्थापना हो गई। सेकेंड कर्नाटिक वॉर, दूसरा कर्नाटिक वॉर हुआ था 1749 और 54 तक। ये जो युद्ध था, ये मुख्य इनका आपस की कोई लड़ाई नहीं थी। हैदराबाद और कर्नाटक में जो उत्तराधिकारी थे उनको लेकर अंग्रेज़ों, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हो गई, क्योंकि दोनों ही अलग अलग कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे थे। और इस समय जो फ्रांस थे वो फिर से हार गए। डुप्लिक्स को फ्रांस की सरकार ने वापस फ्रांस बुला लिया और सेकेंड कर्नाटिक वार का अंत हो गया 1754 में पौंडीचेरी की संधि को पर हस्ताक्षर करते हुए। थर्ड कर्नाटिक वार हुआ 1757 से लेकर 63 तक, ठीक है, और ये इसका अंत हो गया 63 में। 7 ईयर वॉर इन यूरोप। यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच में जो युद्ध हो रहा था, उसके बीच में उसके कारण भारत में जो इनकी शत्रुता थी वो फिर से जागृत हो गई। फिर से दोनों लड़ने लगे। जो फ्रेंच थे उनको वांडीवाश में 1760 में हरा दिया गया और यूरोप में युद्ध की समाप्ति होने के बाद अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी और चंद्रनागोर वापस लौटा दिया। हालांकि केवल यही 2 जगह फ्रांसीसियों के पास थी और भारत के बाकी हिस्सों में जो फ्रांस शक्ति थी वो अब नष्ट हो गई, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल को लेकर जो भी युद्ध हुए हैं वो देखो। फाउंडेशन ऑफ कैलकाटा, मेन हमारा अब हम पढ़ रहे हैं कंपनी टू पॉलिटिकल पावर, कैसे कंपनी ने राजनीतिक शक्ति को हथियाना शुरू कर दिया। बंगाल में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1651 में हुगली के अराउंड अपना पहली फैक्ट्री की स्थापना की। यहाँ पर जो व्यापार था वो समृद्ध हो रहा था, लेकिन इसने क्या किया, इट वायलेट ट्रेड रूल्स। यहाँ पर मुगल औरंगजेब के द्वारा बनाए गए जो कानून के नियम थे वो कंपनी ने उनको नकारना शुरू कर दिया और औरंगजेब इनके खिलाफ हो गए और डिक्लेयर्ड वार ऑन द कंपनी एंड डिफीटेड
इट्स फोर्सेस और कंपनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और इसकी सेनाओं को, कंपनी की सेनाओं को हरा दिया। बाद में औरंगज़ेब ने फिर से उसको परमिशन दे दी कि वो एनुअल पेमेंट के बदले में कुछ वार्षिक जो पेमेंट है उसके बदले में वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में। 1619 में जो चारनोक ने इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना की सुल्तानुती में। ये जो फैक्ट्री थी इसको बाद में उन्होंने क्या कर लिया, फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया, किले बंद करना शुरू कर दिया, ताकि यहाँ पर जो उन पे हमले हों उनसे बचा जा सके। और इस जगह को फोर्ट विलियम का नाम उन्होंने दे दिया। सून आफ्टर दिस द कंपनी वॉज ग्रांटेड द जमींदारी, और इसके बाद जो कंपनी थी उसने ज़मींदारी का राइट ले लिया। मतलब अब वो किसानों से, सुल्तानुती के किसानों से रेवेन्यू इकट्ठा करने, कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया उनको। इसके अलावा गोविंदपुर और कैलिकता के जो गांव थे वहाँ से भी उनको ये वाला ज़मींदारी का राइट मिल गया। उन्होंने उनकी जो फोर्ट विलियम की फोर्टिफाइड या फिर किलेबंद बस्ती थी उसमें, मतलब इन तीनों गांवों को मिलाकर, सुल्तानुती, गोविंदपुर और कैलिकता, इन तीनों गांवों को मिलाकर उन्होंने इसको एक नया नाम दिया जिसको क्या कहा जाता था, कलकत्ता। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल यहाँ से शुरू करेंगे। इसको अपने आप पढ़ें और बेटा हर एक वर्ड का मैं कोशिश करती हूँ आपको मीनिंग बताने का, तो आप इसको पढ़ें, वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और डाउट्स है तो डाउट सेशन में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।